चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन आपसे वादा किए थे कि प्रत्येक दिन शाम के 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम आपका तैयारी कैसा चल रहा है उसी के रिवीजन के लिए 4-5 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव्स लेके आएंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन प्रतिदिन जो है वो सब्जेक्टिव पे भी फोकस होगा। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रतिदिन हम आपको होमवर्क में देंगे और अगले दिन उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। आज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कराने से पहले पिछले वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन था कि भारत में आने वाले जो भी विदेशी यात्री थे उनका नाम बताना है, साथ ही साथ वो क्या देखे और क्या सुने, इस चीज को जो अपने यात्रा के दौरान जो लिखे हैं ना, तो वो कहलाता है यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलर डिस्क्रिप्शन। उनके नाम को आपको लिखना है, यानी उनके पुस्तक आमतौर पर बोले तो चलिए हम लोग 3 दिए थे हम आपको क्वेश्चन में कि 3 यात्री के नाम बताना है, विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत को। तो हमने आज 4 विदेशी यात्री का यहाँ जिक्र करते हैं और 4 विदेशी यात्री जिसमें आप सबसे पहले परिचित होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं भैया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपको याद होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मौर्य काल जब चल रहा था तब। और मेगास्थनीज जो है ये जो भी भारत में देखे सुने और इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है यानी किताब, इन किताब का नाम क्या है तो इंडिका। याद रखेंगे इनके किताबों का नाम क्या है, इंडिका। ऐसे 2-3 नंबर में अगर मार्क्स आते हैं कि भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखे एवं उनके विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत को लिखे, ये उल्लेख करें, तो आप ऐसे उल्लेख कर सकते हैं। पहले ध्यान सुनेंगे, एक सीरीज में लिख दिए हैं, आगे पीछे भी आपको नहीं हो पाए। तो मेगास्थनीज जिनकी किताब यात्रा वृत्तांत है इंडिका। आगे बात कर ले अल-बिरूनी के बारे में बात कर ले। आप जानते होंगे महमूद गजनबी के साथ ये लाया गया विद्वान था भाई। तो ये अल-बिरूनी जो देखे और लिखे, इनके किताब का नाम है किताब उल हिंद। याद आ रहा है आपको, किताब उल हिंद। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये याद रखेंगे। चलिए, ये अल-बिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखेंगे रिहला। क्या है, रिहला, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। चलिए, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत हो गया रिहला। और फ्रांसवा वर्नियर की अगर बात कर ले तो फ्रांसवा वर्नियर किन के समय में आए थे, सबसे पहले ये देखना है। फ्रांसवा वर्नियर पेशे से एक चिकित्सक थे। जब भारत में आए थे तो भारत में आए तो देखे कि शाहजहां और उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर करके और संघर्ष चल रहा था। हम लोग जानते हैं ना कि उनके 7 पुत्र बेटे बेटी मिला कर करके थे, जिनमें 4 पुत्र थे और 3 बेटियां बची थी। तो इनमें उत्तराधिकारी को लेकर के कि शाहजहां के बाद कौन से उत्तराधिकारी होंगे, ये सारी कहानी लोग देखते हैं और ये सभी का बहुत बाखूबी ढंग से वर्णन करते हैं अपने किताबों में। और उस किताब का नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। याद रखेंगे ट्रैवल इन द मुगल, शायद आपको दिख नहीं रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, एम्पायर, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। तो ये याद रखेंगे। ये 4 हम लोग यात्री और उनके किताबों का नाम जिक्र किए। मेगास्थनीज इनके यात्रा वृत्तांत इंडिका, अल-बिरूनी इनके यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद, इब्न बतूता इनके यात्रा वृत्तांत रिहला। ये भी याद रखेंगे इब्न बतूता किसके समय में आए, ऑब्जेक्टिव भी आए हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के जो पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं के समय काल में ये आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे याद रखेंगे फ्रांसवा वर्नियर, ये ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किनके समय काल में भारत में आए थे तो शाहजहां के टाइम में ये भारत में आए थे, ठीक है। तो चलिए, ये पिछले क्वेश्चंस का हम लोग आपका ये सॉल्यूशन कराए। आज के लिए क्वेश्चंस क्या रहेंगे तो हम लास्ट में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपको करके लाना है। उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ दे, उसके बाद आपको टाइम भी दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा
और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था। आपको बताना है, एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि भारत के लिए जो है कौन सा ऐसा वर्ष है जो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष रहा है। 1962, 1961, 71, 1965 और 1947। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय का हुआ, याद रखेंगे कब हुआ, विलय कब हुआ, 1950 हुआ, 1955 में हुआ, या 1948 में हुआ, या 1957 में हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में जानकारी आपको मिलता है? गौड़ जनजाति, संथाल जनजाति, कोल जनजाति या हम्मार जनजाति। चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी थी? हवा कौन दिया था भाई? बहादुर जफर, नाना साहेब, मंगल पांडे, हजरत महल। हवा देने वाला तो युवक ही होगा ना, बूढ़ा आदमी क्या हवा देगा। चलिए, तो ये आपका प्रश्न रहा। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भेज दें हमें, और बाद में हम आपको मिलाएंगे। अब अभी हम मिलाएंगे तो तुरंत आप मिला भी लेंगे कि हमारा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लेकिन बेहिचक पहले सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए, और पहला का क्या होगा, दूसरा क्या होगा। 4 आपके सामने क्वेश्चन है, चारों के ए होगा कि बी होगा, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दे। हाँ, अगर पहले से कोई उत्तर दे रखे हैं, उनका उत्तर देखना नहीं है, अपने पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। जब तक आपको अपने पे भरोसा नहीं, आपकी एग्जाम की तैयारी अधूरी रह जाएगी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यदि आपका हो गया हो उत्तर, तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग इसको मिटा दें। चलिए, आप तब तक जब जो नहीं दिए हैं, आप अपना उत्तर देते रहें कमेंट बॉक्स में, ए होगा या बी होगा। चलिए, अब ध्यान सुनेंगे। भारत के लिए जो वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का जो समय रहा था, वो कौन था भाई? तो हम लोग जाने 1962। ये तो भाई 1962 हो जाएगा, हिंदी चीनी का नारा गड़बड़ा जाएगा, और हिंद चीन का युद्ध, हिंदुस्तान और चीन के बीच हम लोग ये 1962 में लड़ाई लड़े हैं। 1971 बांग्लादेश आज़ाद किया जाएगा। उस समय में भी भारत थोड़ी बहुत उलझन में पड़ी है भाई, तो ध्यान सुनेंगे। इससे पहले 1965 आप जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। और सबसे इंपॉर्टेंट 1947 जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारे लिए यही जो वर्ष है वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का वर्ष माना जाता है। काफी सारे शरणार्थी भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए थे। हम लोग फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जब आपका इंडियन पॉलिटिक्स जो हम लोग पढ़े थे ना, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक जो बुक है, उसका फर्स्ट लेसन जो है स्वतंत्र भारत राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसी समय हम लोग राष्ट्र के कौन कौन से चैलेंजेस थे उसी में पढ़े थे। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा 1847। अगला प्रश्न है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो देखिए, आप लोग ये तो पढ़े ही होंगे कि मणिपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, ये सब तनी भारतीय विलय, भारत में विलय करने के लिए भारतीय जो एक संघ बना था ना, इस संघ में विलय होने में ये लोग रूसाफुली कैले थे, नाराज थे। तो इसमें जो रूसाफुली के कैटेगरी में थे, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मणिपुर है, ये सब का विलय कब किया गया था? तो 47 में आजाद हुआ था, तो तुरंत नहीं हुआ था, अगले वर्ष 1948 में। बाकी आपको हम कहानी पढ़ाए थे एनसीईआरटी का कि मणिपुर में किस तरह से जो राजा थे, वो राजा को बहला फुसला लिया जाता है, चूंकि यहाँ के जनता का ये आरोप था। जबकि हैदराबाद इसके अपोजिट है। हैदराबाद में हम लोग देखे थे कि वहां के जो राजा टाइप के जो निजाम होते थे, तो निजाम का भारतीय संघ में मिलना नहीं गवारा था भाई वो, लेकिन वहां की जनता चाहती थी कि हैदराबाद का विलय भारत में हो जाए। लेकिन मणिपुर में अपोजिट था। मणिपुर की जनता का यह आरोप है कि हमारे राजा को आप बाला फुसला कर करके और भारतीय संघ में मिला लिए। खैर, वो जो भी बात हो, अभी आपको याद रखना है 1948। अगला सी ऑप्शन है। अच्छा, एक भी आपके लिए जो एक डेवलप होनी चाहिए कि किस तरह का प्रश्न है, तो ये दोनों पॉलिटिकल का प्रश्न है, याद रखेंगे। हम प्रतिदिन ये भी कराते हैं, अलग अलग प्रश्न लाते हैं, तो आपको छांटते हैं ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो जाए कि कौन सा प्रश्न हमारे है, कौन सा हमारे नहीं है। ठीक है, बोर्ड में भी आए तो आपको एकदम तय होना है कि हमारे बोर्ड हमारे मैंने एक है कि नहीं है सिलेबस के, ये दूसरे सिलेबस का है, किस तरह का है। तो ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है और ये भी आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री
में जब आप पढ़िएगा विभाजन, तो वहां से भी क्वेश्चन टैली हो जाएगा, तो आप पॉलिटिकल हिस्ट्री दोनों आप मान लीजिए। आगे ध्यान से सुनेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? तो फ्रांसीसी बुकानन सबसे पहले है कौन? तो ये एक सर्वेक्षक है जो भारत में आया था, और भारत में आया था भाई ब्रिटेन वाला ये सब आदमी है, तो हम लोग सॉरी ब्रिटेन वाले नहीं समझिएगा, ये ध्यान सुनेंगे। तो ये फ्रांसीसी बुकानन जब भारत में आए थे तो सर्वेक्षक थे, फॉरेस्ट विभाग के इनको भाई इंस्पेक्टर टाइप का अध्यक्ष बना करके भेजा गया था। तो आप कहानी में पढ़े थे कि राजस्थान बोल रहे हैं, झारखंड में जो राजमहल के पहाड़ियां थे, इन पहाड़ी में जो पहले पहाड़ी लोग रहते थे, तो यहीं पे संथाली लोगों को भेजा गया था कि जाओ रे भाई, तोरे जैसा ये सब जात बिरादरी के रंग रूप के रहता है, तो तुम जाओगे तो छेड़छाड़ करोगे, जंगल काटोगे, तो तुमको कोई तीर उड़ से कोई नहीं मारेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो संथाली लोगों को भेजा गया था राजमहल की पहाड़ी में कि जाओ जा करके पहाड़ी जो जनजाति लोग हैं, जहां पे इनका पहले से कब्जा था राजमहल की पहाड़ी में, तो तुम जाके मिल जाना, धीरे धीरे जंगल के साफ कर देना, तुम लोग को वहीं रहने के लिए भूमि सब व्यवस्था करा देंगे। लेकिन अंग्रेज बड़ा चालू था, जब संथाली गया और जनजातियां दोनों मिल करके खेत खलिहान साफ करके और जमीन जंगल काट करके उदार भूमि बना दिया, तो अंग्रेज क्या कर दिया कि फिर ओकरा पर लगान टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा 12th क्लास का जो तीसरा बुक का पार्ट है, वहां हम लोग पढ़ते हैं। तो जब ये आए थे फ्रांसीसी बुकानन, तो फ्रांसीसी बुकानन राजमहल के पहाड़ियों का सर्वेक्षण के लिए भी निकले थे। तो ये संथाली लोगों के बारे में, संथाली जनजातियों के बारे में अपने विवरणों में लिखते हैं। तो वहां से इनके विवरण से हमको संथाली के बारे में जानकारी मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है, चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी थी? भाई हवा देने वाला बूढ़ा तो हो नहीं सकता है, पहले ऑप्शन कट जाएगा। बहादुर शाह जफर अभी बूढ़ा हो गए थे, इनको क्या हवा देने से मतलब, इनको तो बस मिला हुआ था गद्दी, अब पेंशन चल रहा था, आराम से लाल किला में बैठ जाना है, चलते रहेगा, अब इनका कुछ रहा नहीं। बाद में इनको भी हवा मिलेगा ये भी, लेकिन अभी शुरू में सबसे पहले कह रहा विद्रोह में सर्वप्रथम, देखिए प्रश्न कर रहा है सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी, और ये भी सैनिक नहीं है। तो ये नाना साहब तो ये भी नहीं होंगे, मंगल पांडे हाँ भैया यही होंगे, ये सैनिक है, गर्म खून है, नवयुवक है। तो यही आपका 4 का सी ऑप्शन सही है। चलिए, तो आज हम लोग देखें, किसी को किसी तरह से समस्या होता है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपसे डेली शाम में रूबरू होते हैं और हम आपके कमेंट बॉक्स में दिए जवाबों का उत्तर अगले वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे, 100% दावा। आज का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके लाना है, कहीं से भी लिखिए, एक बार रिवीजन तो यही बहाने करिए। आज का क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? हाँ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि। तो आज का ये प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। कौन सा प्रश्न भैया? तो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? थोड़ी जानकारी के लिए बता दे, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कार्बन 14 विधि के बारे में, और आपको ये जरूर उल्लेख करना है, एक कार्बन 12 होता था और एक कार्बन 14 होता था, और इसमें आपको चर्चा करना है कि कौन कार्बन के 2 अपरूप जीवों के अवशेषों में पाए जाते हैं और कौन घटता है कौन नहीं घटता है। इस सबको लेकर के आपको डेफिनेशन तैयार करना है। अगर आप लिख पाते हैं कि कार्बन 14 विधि के जो जनक है, प्रतिपादन है कौन है, आपका और भी डेफिनेशन सुंदर होगा। तो देखते हैं आप कैसा बना करके लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो के आप सबसे पहले अंत तक बने थे, इसीलिए हम आपको दिल से स्वागत करते हैं, दिल से अभिनंदन करते हैं। क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता है, बस धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे आपको। और हो सके तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपके जो भी मित्र आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उन पे लिंक भेज दीजिएगा, ये उनको बता दीजिएगा कि फलाना एक चैनल है भारतीय आर्ट्स क्लासेस, वहां प्रतिदिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे कराए जाते हैं, 5-10 मिनट देख के देखो डेली, तुम जरूर कुछ ना कुछ आपके जो स्टडी है उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।